गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी थर्ड चैप्टर चल रहा था नात्सीवाद व हिटलर का उदय। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन जो है कल अपन बात कर रहे थे इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, उस विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई और उसके बाद में जर्मनी पर जो है आरोप लगाए गए और उस पर 6 मिलियन, ठीक है, 6 मिलियन का जो है उनके ऊपर हर्जाना लगाया गया था। ठीक है, अब जो हर्जाना पे करने के लिए जो है जर्मनी की जो है आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि जो राइनलैंड था, जो संसाधनों युक्त था, उसके ऊपर भी मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया था। साथ ही जर्मनी के हारने के बाद में जर्मनी के जो उपनिवेश थे वो भी जर्मनी से अब क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ कि परिवर्तन, देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो परिवर्तन हुआ, राजनीतिक रेडिकलवाद हुआ जिसको आमूल परिवर्तनवाद कहते हैं, और आर्थिक संकट के बारे में अपन जो है आज चर्चा करेंगे। तो देखो राजनीतिक रेडिकलवाद, रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। ठीक है, तो देखो जर्मनी में जो फिर किस तरह से जो है परिवर्तन हुए और किस तरह से जो है वहाँ पे आर्थिक संकट जो है बरपा, तो उसकी अपन जो है बेटा अब चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, वाइमर गणराज्य लोकतांत्रिक संवैधानिक जो राजतंत्र था उसकी जिस तरह से स्थापना हुई, इसके बाद में उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी ने भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगा। अब देखो जो जर्मनी था, जिस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति आपने पढ़ी है, ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति जब रूस में हो रही थी तो उसी से प्रेरित होकर जर्मनी ने भी जो है अपने स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोहों की योजनाओं को अंजाम देने लगे। अब देखो आप एक चित्र 3 में देख रहे होंगे, स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगभग हजारों आदमी जो है इस रैली में बैठे हुए हैं। ये देखो प्रेशियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित रैली थी। 1918-19 की जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन गया था। लोग बाग जो हैं सड़कों पर उतर आए थे, राजनीतिक जो प्रदर्शन हो रहे थे वो अब रेगुलरली होने लगे थे, रोजाना की घटनाएं थी, कभी कहीं पर राजनीतिक प्रदर्शन, कहीं कहीं पर राजनीतिक प्रदर्शन। ठीक है, तो देखो बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के हिमायत के नारे गूंज रहे थे। अब देखो मतलब सोवियत किस्म की अब जो राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सोवियत संघ जैसी जो है होनी चाहिए, इस तरह के जो है नारे गूंज रहे थे। ठीक है, इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स व कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। एक तरफ स्पार्टकिस्ट के लोग ये चाह रहे थे कि सोवियत संघ जैसी जो है राजनीतिक व्यवस्था लागू हो, और एक तरफ जो समाजवादी थे, डेमोक्रेट्स थे और जो कैथलिक थे वो ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक सरकार बने। ठीक है, एक तरफ तो क्या चाहते थे लोग, सोवियत संघ जैसी सरकार बने, दूसरी तरफ लोग क्या चाह रहे थे, समाजवादी, डेमोक्रेट्स का मीन ये होता है जो लोकतंत्र के में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेट्स का मीन ये होता है जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का क्या लिया, फैसला लिया कि हमें अब जो है कैसी शासन व्यवस्था स्थापित करनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है स्थापित करनी है। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों को के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। वाइमर गणराज्य ने
पुराने जो सैनिक थे, सैनिकों के फ्री कोर, एक संगठन का नाम था फ्री कोर, ठीक है, तो वो विद्रोह कर रहे थे और उनके विद्रोह को किसकी सहायता से, फ्री कोर एक संगठन था, उसकी सहायता से जो है इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। अब देखो, एक तरफ स्पार्टकिस्ट थे, ठीक है, सोवियत किस्म का शासन व्यवस्था, एक तरफ कौन थे, एक तरफ थे समाजवादी, डेमोक्रेट्स, ठीक है। ये जो स्पार्टकिस्ट थे, ये सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था जो है चाहते थे। अब देखो, एक तरफ लोग क्या चाहते थे, लोकतांत्रिक गणराज्यवाद चाहते थे, ठीक है। तो दोनों में जो समाजवादी थे, डेमोक्रेट्स थे और जो कैथलिक थे, जिन्होंने जो संगठन बनाया था, उस संगठन के विद्रोह को किन्होंने कुचल दिया, स्पार्टकिस्टों ने जो है कुचल दिया, ठीक है। वो ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना ना हो, और इन्होंने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। स्पार्टकिस्टों ने कम्युनिस्ट पार्टी नींव डाली, ठीक है। कौन से पार्टी की नींव डाली, कम्युनिस्ट पार्टी की जो है इन्होंने नींव डाली थी, मतलब एक पार्टी बनाई, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के क्या हो गए, कट्टर दुश्मन हो गए। क्यों? क्योंकि समाजवादियों का जो संगठन था उसको इन्हीं ने तो कुचला था। किसकी सहायता से, एक पुराने सैनिक थे, पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक एक संगठन था, उसके माध्यम से, ठीक है। तो जो समाजवादी थे और जो कम्युनिस्ट थे वो एक दूसरे के क्या हो गए, कट्टर विरोधी हो गए थे, ठीक है, कट्टर दुश्मन हो गए थे। हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा जो है नहीं खोल सके, मतलब साझा का मतलब दोनों ने साथ मिलकर कभी भी जो है हिटलर का सामना नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट और जो साम्यवादी थे वे दोनों अलग अलग हो गए थे। अब देखो, क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे, एक तरफ क्रांतिकारी, दूसरी तरफ उग्र राष्ट्रवादी, दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे, रेडिकल परिवर्तनों के लिए जो है आवाजें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जो राजनीतिक वादी विचार थे उनको 1923 के आर्थिक संकट में और ज़्यादा बल मिल गया, ठीक है। जर्मनी में 1923 में बहुत ज़बरदस्त वाला जो है आर्थिक संकट आया था, और उस आर्थिक संकट में जो राजनीतिक रेडिकलवादी का मतलब होता है आमूल परिवर्तन, कि राजनीति की जो शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो उस चीज़ को और ज़्यादा बल मिला, ठीक है, उस चीज़ को और ज़्यादा जो है बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जर्मनी ने जो पहला विश्व युद्ध लड़ा था 1914 से लेकर 18 के बीच में, वो कर्ज लेकर लड़ा था, ठीक है। और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। आपको बता ही दिया, प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम रहे थे उसमें जर्मनी हारा और मित्र राष्ट्र जीते। मित्र राष्ट्रों ने इन पर जो है मतलब 6 मिलियन का क्या लगा दिया था, हर्जाना लगा दिया था। तो इन्हें सोने की मुद्राओं में हर्जाना भी जो है देना पड़ा। अब देखो, इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। दोहरा बोझ कौन सा? पहला तो विश्व युद्ध लड़ा तब उन्होंने कर्जा ले लिया, दूसरा जब विश्व युद्ध खत्म हुआ
तो इसके बाद में जर्मनी के ऊपर जो हर्जाना लगाया हुआ था वो हर्जाना चुकाने में ही जो है इसके जो सोने के भंडार थे वो क्या हो गए थे, अब समाप्त होने लग गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। 1923 में जर्मनी ने अब कर्ज व हर्जाना चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। जब 1923 में जर्मनी ने हर्जाना देने से मना कर दिया, ठीक है, कब, 1923 में। तो देखो इसके विपरीत फिर एक परिस्थिति उत्पन्न हुई कि फ्रांस ने जो है क्या कर लिया, इसके रूर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो देखो तेईस में जर्मनी ने हर्जाना देने से इनकार किया। ठीक है, अब इसके बाद में जो है देखो क्या हुआ, इनकार कर दिया। अब इनकार करने के बाद में, ठीक है, इसके बाद फ्रांस ने जवाब दिया कि फ्रांस ने इसके जो रूर क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने, ये ध्यान में रखना है बेटा, जर्मनी के कोयला भंडार मतलब रूर क्षेत्र, जर्मनी के रूर पर कब्जा किया। अब देखो रूर जो क्षेत्र था वो विशाल कोयले के भंडार थे बेटा। अब देखो इसमें ये जर्मनी की विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। रूर क्षेत्र क्या था, रूर विशाल कोयला भंडार, विशाल कोयला भंडार के क्षेत्र, विशाल कोयला भंडार के क्षेत्र थे रूर क्षेत्र। इस पर अधिकार किसने कर लिया, फ्रांसीसियों ने कर लिया था। क्यों, क्योंकि जर्मनी ने 1923 में हर्जाना देने से इनकार कर दिया था। ठीक है बेटा, इसके बाद में देखो आप, ठीक है, यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। ठीक है, नोट छापना जो है इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके बाद में देखो जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसका मुद्रा मार्क मूल्य बड़ी तेजी से गिरने लगा। जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा छापने लगी और जैसे जैसे उसकी मुद्रा जो है बढ़ती गई वैसे वैसे उसका मुद्रा का जो मूल्य था वो गिरता गया। ठीक है, जैसे जैसे मुद्रा बढ़ती गई वैसे वैसे मुद्रा का मूल्य गिरता गया। अब देखो बेटा, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, यदि हमारे पास में हमारी जो कंडीशन है को यदि वो कमज़ोर है तो हमारे लिए 100 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं, लेकिन यदि हमारी कंडीशन अच्छी है, ठीक है, तो हमारे लिए 100 रुपये कोई मायने नहीं रखते। मतलब मुद्रा का जो मूल्य था वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा मुद्रा छाप दी, तो छापने के बाद में क्या हुआ, मुद्रा मतलब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका जो मूल्य था वो क्या हो गया, गिर गया था बेटा। अब देखो अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। ठीक है, मतलब मुद्रा का जो मूल्य था
वो मतलब इतनी तेज़ी से गिर रहा था कि दिसंबर में जाते जाते जो है अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी वो किसके बराबर हो गई। एक तो अमेरिका डॉलर और इधर मार्क, कितने मार्क का मतलब जैसे अपने रुपया है वैसे जर्मनी की मुद्रा को क्या बोलते थे, मार्क बोलते थे। ठीक है, जर्मनी की मुद्रा को क्या बोलते थे, मार्क बोलते थे। तो देखो इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगा। अमेरिकी मुद्रा डॉलर कहलाई। ठीक है, अमेरिकी मुद्रा डॉलर। ठीक है, अमेरिकी मुद्रा डॉलर और जर्मन मुद्रा मार्क। ठीक है, जर्मन मुद्रा मार्क हो गई। तो देखो बेटा इसमें एक अमेरिकी डॉलर इधर तो एक अमेरिकी डॉलर और इधर कितना 9,88,60,000। ठीक है, मतलब ये इक्वल हो गए मार्क। मतलब एक अमेरिकी डॉलर में कितने मार्क खरीद सकते थे आप, 9,88,60,000 मार्क। इतनी ज्यादा जो है मुद्रा की कीमत जो है गिर गई थी। मतलब एक अमेरिकी डॉलर के बराबर में कितनी मार्क मतलब बराबर हो रही थी, 9,88,60,000 जो है मार्क बराबर हो रहे थे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, वैसे वैसे ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। वैसे वैसे ज़रूरी जो चीज़ें थी, ठीक है, घर गृहस्थी का जो सामान था उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। अब देखो आप समझ सकते हो कि जब मुद्रा की जो वैल्यू थी वो जैसे जैसे घटती गई, ठीक है, मुद्रा की जो वैल्यू थी वो जैसे जैसे घटती गई वैसे वैसे जो ज़रूरी चीज़ें थी जैसे रोटी हो गई, ठीक है, रोटी, कपड़ा और जैसे अपनी जो डेली यूज की जो चीज़ें हैं उनके भाव क्या होने लगे, बढ़ने लग गए थे। ठीक है, महंगाई अब बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो रोटी खरीदने के लिए भी जो है बैलगाड़ी पैसे भरकर लोग ले जाते थे। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। जो जर्मन समाज था वो दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया था। हमदर्दी का मतलब सब उनको तिरस्कार भरी नजरों से जो है देखने लग गए थे बेटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का मेन ये हो गया कि जैसे जैसे मतलब जो है मुद्रा बढ़ती जा रही है, मुद्रा का मूल्य गिरता जा रहा है। अरे जैसे जैसे नोट बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उसकी जो कीमत है वो क्या होती जा रही थी, घटती जा रही थी। ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी। ज़्यादा पैसा हो गया था तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, अब कम हो गई थी। तो जैसे आपको मैंने बताया पैसा जितना ज़्यादा हो गया था तो एक अमेरिकी डॉलर के बराबर में कितना था, 9,88,60,000 मार्क। मार्क का मतलब क्या हो गया, जर्मन मुद्रा कौन सी थी, मार्क थी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब तो देखो इसके बाद में जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। महंगाई बढ़ती गई, ठीक है, अब जो पहले 2 मार्क में कोई चीज़ आती थी वो अब 2 लाख मार्क में आ रही थी। समझ में आई बेटा? तो बस वही है कि कीमतें क्या हो गई थी, अब बेहिसाब बढ़ गई थी। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए जो अमेरिका सरकार थी उसने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डोव्स योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई बेटा, डोव्स योजना। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जानों की शर्तों को
दोबारा तय किया गया। अब देखो ये जो अमेरिका था, ठीक है, उसकी आपको मैंने बता ही दिया कि एक अमेरिकी जो मुद्रा थी वो डॉलर थी और जर्मन जो मुद्रा थी वो मार्क थी, ठीक है। तो $1 के बराबर में जैसे 9,88,60,000 मार्क हो रहे थे, ठीक है। तो अमेरिका ने इस स्थिति से निपटने के लिए जो है एक नई योजना शुरू की और वो जो योजना थी वो डोव्स योजना थी। कौन सी योजना थी बेटा? डोव्स योजना थी। तो देखो इस डोव्स योजना में जो है अमेरिका ने कौन सा जो है एक्शन लिया वो अपन जो है अब देखेंगे बेटा। तो देखो इसमें तो आप ये कर सकते हो कि मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना अपनाई? मुद्रास्फीति की स्थिति से निकलने के लिए अति मुद्रास्फीति स्थिति से निकलने के लिए या निपटने के लिए अमेरिका ने योजना बनाई। ये योजना का नाम बेटा आपको ध्यान में रखना है। योजना कौन सी थी? डोव्स योजना। ठीक है बेटा, कौन सी योजना थी? डोव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। ये जो डोव्स योजना थी, ठीक है, ये जो डोव्स योजना थी इसमें हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। ठीक है, हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। डोव्स योजना के अंतर्गत हर्जाने की जो शर्तें थी, मतलब 6 मिलियन का जो हर्जाना था और उसकी जो शर्तें थी वो अमेरिका ने क्या कहा कि अब इन शर्तों को क्या करेंगे? दोबारा तय किया जाएगा। ये चीज़ समझ में आई बेटा आपको? अब इसके बाद देखो मंदी के जो साल थे 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। मंदी के जो साल थे 1923 का साल बहुत मंदीपूर्ण रहा था। 24 से लेकर 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन ये स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। ये जो स्थिरता थी वो किस तरह थी? जैसे एक रेत के ढेर पर खड़ी थी, कभी भी जो है गिर सकती थी। समझ में आई बेटा? इसके बाद देखो जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आधारित था। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में जो सुधार था वो किस चीज़ से संबंधित था? अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आधारित था। अमेरिका से जर्मनी ने अल्पकालीन कर्जे ले रखे थे, उन्हीं के आधार पर जो है इनमें क्या था? थोड़ा औद्योगिक और जो निवेश थे उनमें थोड़ा सुधार था। जब 1923 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही ये मदद भी रातों रात बंद हो गई। शेयर बाजार जो था जब वो गिर गया तो जर्मनी को मिल रही ये जो मदद थी वो भी क्या हो गई? रातों रात बंद हो गई। 1929 की ये घटना है जब शेयर बाजार बंद हो गया था। तो शेयर बाजार बंद होने के बाद में जर्मनी को जो सहायता मिल रही थी अमेरिका से वो भी क्या हो गई थी? अब बंद हो गई थी। अब देखो कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। कीमतों में डेफिनेट सी बात है, बाजार गिरेगा तो कीमतें गिरेंगी, ठीक है। तो लोग धड़ाधड़ अपने क्या करने लगे? शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। सिर्फ 24 घंटे में 24 अक्टूबर को केवल
एक दिन में 24 अक्टूबर की ये घटना है। 24 अक्टूबर को सिर्फ एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर जो है बेच दिए गए। लोगों ने ये शेयर क्यों बेच दिए? क्योंकि शेयर उन्होंने खरीद रखे थे, ठीक है, वो ऊंची कीमतों पर खरीद रखे थे। उनको पता था मार्केट गिर रहा है तो कीमतें भी गिरेंगी, तो इस वजह से उन्होंने जो है इस दौरान अपने जो शेयर थे वो सभी ने शेयर बेच दिए। ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। ये आर्थिक महामंदी की क्या थी बेटा? शुरुआत थी। अब देखो इसके बाद में 1929 से लेकर 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। 1929 से लेकर 1932 ये 3 सालों में अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वो अब क्या रह गई थी बेटा? आधी रह गई थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, ठीक है, किसानों की हालात खराब थी और सट्टेबाज बाजारों में पैसा खींचते जा रहे थे और सट्टेबाज सट्टा लगा रहे थे, बाजारों में पैसा खींच रहे थे, ठीक है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। अमेरिका में जो ये आर्थिक मंदी जो आई इसका असर कहाँ कहाँ पर था? पूरी दुनिया भर में जो है इस चीज़ का असर जो है देखने को मिल गया था, ठीक है। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। क्यों? क्योंकि जर्मनी को सहायता किसके द्वारा मिल रही थी? अमेरिका से मिल रही थी, ठीक है। अब अमेरिका के हालात खराब हो रहे थे तो अमेरिका सहायता नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जर्मनी की जो है सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। 1932 में जाते जाते तो जो है औद्योगिक उत्पादन इतना गिर गया था, ठीक है, कि अब पहले जो 100% हो रहा था वो अब कितना 40% ही जो है उत्पादन हो रहा था, मतलब 60% उत्पादन जो है कम हो गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनका वेतन काफी गिर गया था। मजदूर बेरोजगार क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, ठीक है, तो अब मजदूर जो थे वो बेरोजगार होते जा रहे थे या मजदूरों की ज़्यादा संख्या होने की वजह से उनकी जो मतलब सैलरी थी, उनकी जो इनकम थी वो क्या की जा रही थी? कम की जा रही थी, ठीक है। अब देखो इसमें बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। बेरोजगारों की अब कितनी संख्या हो गई? 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। अमेरिका की देखो ये हालात हो गए थे अब लोगों के, ठीक है, कि वो अपने गले में, जर्मनी की सड़कों पर अपने गले में एक तख्ती लटका कर घूमते फिरते थे कि मैं कोई भी काम करने को जो है तैयार हूँ। इतने बुरे जो है जर्मनी के हालात हो गए थे कि लोग सड़कों पर अब अपने गले में ये तख्ती लगाकर घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, ठीक है। इतनी आर्थिक मंदी जो है जर्मनी में देखने को मिल रही थी, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जो पढ़े लिखे जो नौजवान थे, ठीक है, बेरोजगार जो नौजवान थे या तो ताश खेलते थे या फिर नुक्कड़ में झुंड लगाकर बैठे रहते थे, या फिर रोजगार के लिए दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारें बनाकर खड़े रहते थे सड़कों पर। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था, ठीक है बेटा। ये जो है जर्मनी का क्या था, एक मतलब आर्थिक मंदी के जो साल थे उनका एक दृश्य था कि किस तरह से जर्मनी में जो है हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे थे। अब बाकी जो है अपन जो है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यही देखेंगे कि मंदी के जो साल थे उनमें जर्मनी की जो दशा थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है बेटा। तब तक हैव ए गुड लक।